हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सिंडिकेट आईएएस में आप सबका ढेरों स्वागत है। हम लोग आज एक बार फिर से इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो अधिकार है, उन अधिकारों का प्रयोग न केवल राज्य के स्तर पर और राज्यों से इतर जो संघ शासित प्रदेश हैं, जिनको कि केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन को कैसे लागू किया जाता है, इसको लेकर अध्ययन करेंगे। अब तक पूर्व क्लासेस में आप लोगों ने अध्ययन किया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय आपात को राष्ट्रपति के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है और यदि राज्यों के स्तर पर संवैधानिक तंत्र की विफलता है, राज्य शासन संविधान के प्रावधानों के आधार पर संचालित नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। इन सभी प्रावधानों से आप सब भली प्रकार परिचित हो चुके हैं। इसके पहले के जो भी क्लासेस हैं, हमने विस्तार से इन विषयों पर आपको समझाने का प्रयास किया है और आज का जो अध्ययन है, इसी क्रम में राष्ट्रपति के ऐसे अधिकारों का यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं जिनका संबंध केंद्र शासित क्षेत्र, जैसा कि हमने कहा कि केंद्र शासित क्षेत्र ही संघ शासित क्षेत्र के रूप में, जिसे आप केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वही वास्तव में संघ शासित प्रदेश भी कहलाता है। तो संघ शासित क्षेत्रों में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हुआ हो, संविधान के प्रावधानों के आधार पर शासन का संचालन नहीं हो रहा हो, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लागू कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है और उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। जैसे हमें समझना होगा कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों के स्तर पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का क्रियान्वयन की अपनी अलग प्रक्रिया है और संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया में अंतर है। यानी राज्य और संघ शासित क्षेत्र दोनों ही स्तरों पर राष्ट्रपति शासन की जो क्रियान्विति है, संविधान के अलग अलग प्रावधानों से संबंधित है। संविधान के अलग अलग प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। हम इसी बात का अध्ययन कर रहे हैं कि जो संघ शासित क्षेत्र हैं, उन संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन को कैसे लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन को लागू किए जाने की प्रक्रिया क्या है। और जैसा कि अभी हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि जो संघ शासित क्षेत्र हैं वो राज्यों के समान नहीं है। राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में बड़ा अंतर है। हमें पहले इस भाव को समझना होगा। जो राज्य हैं, वहाँ की जो मुख्य कार्यपालिका है, संवैधानिक रूप से राज्यपाल के रूप में स्थापित होती है, जबकि मुख्यमंत्री और वहाँ की जो मंत्री परिषद है, वह वास्तविक मुख्य कार्यपालिका के अधिकारों से, उसके दायित्वों से युक्त होते हैं। लेकिन जब आप संघ शासित क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ की मुख्य कार्यपालिका राज्यों के समान नहीं है, बल्कि जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनकी दो कैटेगरी है। हम इन दोनों कैटेगरी को लेकर यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझें कि संघ शासित क्षेत्र है क्या और इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं।
यदि आप संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 239 से लेकर अनुच्छेद 242 242 आर्टिकल 242 तक के जो प्रावधान हैं संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित है। संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 में निर्धारित प्रावधानों के आधार पर संचालित होता है। और इस संदर्भ में अगर आप देखें तो यही वे प्रावधान हैं जो संघ शासित क्षेत्रों को राज्य से अलग करते हैं। राज्य की व्यवस्था, राज्य के जो संवैधानिक प्रावधान हैं वे अलग हैं, संघ शासित क्षेत्रों के जो संवैधानिक प्रावधान हैं वे अलग हैं। और ये भी आपको समझना होगा कि आज की डेट में संघ शासित क्षेत्रों की कुल संख्या 8 है। 2019 से पहले की बात करें तो ये संख्या 7 थी। 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, उसे अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त घोषित कर दिया गया। पुनर्गठन करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया और ये दोनों ही क्षेत्र संघ शासित क्षेत्र घोषित किए गए। यानी 2019 में अगस्त 2019 में 5 अगस्त 2019 को लोकसभा के द्वारा और 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को पारित किया गया था और संसद के द्वारा अधिनियमित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 31 अक्टूबर 2019 से क्रियान्वित किया गया और इस प्रकार दो नए संघ शासित क्षेत्रों का अभ्युदय हुआ। एक को हम जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र कहते हैं और दूसरे को हम लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार क्या हम देख रहे हैं कि अगस्त 2019 या आप कह सकते हैं अक्टूबर 2019 में 9 संघ शासित क्षेत्र थे। बाद में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एकीकृत कर दिया गया। ये दो अलग अलग संघ शासित क्षेत्र हुआ करते थे, दोनों का एकीकरण किया गया और इस आधार पर आज की डेट में संघ शासित क्षेत्रों की कुल संख्या 8 है। चूंकि 9 की संख्या थी, 2 को आपने एकीकृत किया, इस वजह संख्या 9 से गिरकर 8 हो गई। तो आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं कि संघ शासित क्षेत्रों की जो संख्या है वो कितनी है, कुल 8 है। और ये कौन कौन से संघ शासित क्षेत्र हैं, तो इनमें दिल्ली है, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन व दीव अब एकीकृत है। इसके अलावा आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये कुल 8 ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जो वर्तमान में स्थापित हैं। तो अभी आपने संघ शासित क्षेत्रों का अध्ययन किया। अब थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में, वैसे तो मैं दूसरी क्लास में संघ शासित क्षेत्रों को लेकर उनका गठन कैसे होता है, संवैधानिक व्यवस्था क्या है, प्रशासन की व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, सरकार का गठन कैसे होता है, इन तमाम बातों को लेकर डिटेल में हमने क्लास में बताने का प्रयास किया है। तो दूसरी वीडियो में इसे जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा कि संघ शासित क्षेत्र क्या होते हैं, उनका गठन कैसे किया जाता है, प्रशासन की व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाता है। इन तमाम बातों को लेकर डिटेल स्टडी आप दूसरे क्लास में कीजिएगा, दूसरे वीडियो के माध्यम से कीजिएगा। फिर भी इन ब्रीफ यहाँ पर समझना जरूरी है, कारण कि आज की क्लास जो है संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन को लेकर है। तो राष्ट्रपति शासन को संघ शासित क्षेत्रों में कैसे लागू किया जाता है, इसे समझने से पहले
हमें इस बात के बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन का संचालन कैसे किया जाता है। और यदि इस प्रश्न पर हम विचार करें तो प्रत्येक संघ शासित प्रदेश के शासन का संचालन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति इस कार्य को संपन्न करने के लिए प्रशासक को नियुक्त कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था का संचालन प्रशासकों के माध्यम से किया जाता है। वो क्या करता है, प्रशासक को नियुक्त करता है। और ये जो प्रशासक है, राष्ट्रपति उन्हें विभिन्न पद नाम से नियुक्त कर सकता है। जैसे अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली क्या संघ शासित क्षेत्र है, यहाँ का प्रशासक उपराज्यपाल के रूप में पदस्थापित होता है। अगर आप चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ का प्रशासक प्रशासक के रूप में नियुक्त होता है। अगर आप लक्षद्वीप की बात करें तो वहाँ का जो प्रशासक है मुख्य आयुक्त के पद नाम से पदस्थापित होता है। तो कहने का आशय कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या जिसे हम संघ शासित क्षेत्र कह रहे हैं, वहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था का संचालन सीधे तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने इस दायित्व का निर्वहन प्रशासकों के माध्यम से करता है। तो अलग अलग पद नाम से संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब ये जो प्रशासक है, संघ शासित क्षेत्रों के जो प्रशासक हैं, राज्यपाल के समान नहीं होते। आमतौर पर राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों के स्तर पर राज्य की मुख्य कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति ही करता है। यहाँ पर चाहे उपराज्यपाल की बात करें, प्रशासक की बात करें, मुख्य आयुक्त की बात करें, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो संघ शासित क्षेत्र है उसका प्रशासक राज्य के प्रशासक के रूप में जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं उससे भिन्न अवस्था में होता है। यानी राज्यपाल और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक दोनों समान नहीं है, दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, ये राज्यपाल राज्यों के कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। यानी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। लेकिन संघ शासित क्षेत्रों में जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, जो उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं या जो मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, वे राष्ट्रपति के एजेंट मात्र होते हैं। संघ शासित क्षेत्रों की संवैधानिक प्रमुख का दायित्व इनके पास नहीं होता। संघ शासित क्षेत्रों की मुख्य कार्यपालिका संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका के रूप में इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो एक बहुत बड़ा अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे में संघ शासित क्षेत्रों की दो कैटेगरी है। एक वे संघ शासित क्षेत्र जहाँ पर विधानसभा और मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद का अस्तित्व मिलता है, और दूसरी कैटेगरी उन संघ शासित क्षेत्रों की है जहां पर विधानसभा नहीं होती है। और जब विधानसभा नहीं होती है तो जाहिर सी बात है, न तो वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और न ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो ये दो कैटेगरी होती है संघ शासित क्षेत्रों का। अब इनमें देखिए केवल 3, आज की डेट में केवल 3, और वह भी मूल रूप से 2 ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जहां पर अपनी विधानसभा है और वहां पर मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद पदस्थापित होती है। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी का नाम आप ले सकते हैं। वैसे जम्मू कश्मीर में भी सरकार ने अनाउंस कर रखा है कि जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के पास अपनी विधानसभा होगी, वहाँ पर मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संपूर्ण मंत्रिपरिषद पदस्थापित होगी। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा का गठन नहीं किया गया है, न ही मुख्यमंत्री और न ही उसकी मंत्रिपरिषद का अस्तित्व अभी निर्धारित किया गया है।
तो आज के डेट में हम क्या देख रहे हैं, केवल दिल्ली और पुडुचेरी ये दो ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जहां पर विधानसभा है और साथ ही मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अब इसमें भी अगर आप देखें, वैसे जो संघ शासित क्षेत्र हैं, संघ शासित क्षेत्रों की प्रशासन की व्यवस्था का संचालन करने के लिए संसद के द्वारा, खासकर उन संघ शासित क्षेत्रों में जहां पर विधानसभा का प्रावधान किया गया है, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है, तो ऐसे संघ शासित क्षेत्रों में शासन की व्यवस्था को संचालित करने के उद्देश्य से संसद के द्वारा एक अधिनियम निर्धारित किया गया और यह अधिनियम 1963 में तय किया गया। संघ शासित प्रदेशों की शासन की व्यवस्था को लेकर 1963 का जो अधिनियम है, हमें उस अधिनियम को थोड़ा समझना होगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963 के अनुसार किसी भी संघ शासित क्षेत्र में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो वहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। अब यहां जैसा कि हमने इसके पहले भी कहा कि जो वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र हैं पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी का गठन 1963 में, दिल्ली का गठन 1992 में और जम्मू कश्मीर को संघ शासित क्षेत्र के रूप में 2019 में गठित किया गया, इनका गठन किया गया। यहाँ पर विधानसभा और मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, हमने पहले भी चर्चा किया। तो प्रशासन की व्यवस्था का संचालन संघ शासित क्षेत्रों में कुछ इसी रूप में होता है। अब हम देखें कि संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन को कैसे लागू किया जाता है। तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि हमने अभी चर्चा भी किया आपसे, कि संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन को अनुच्छेद 356 के आधार पर लागू नहीं किया जाता है, बल्कि संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन की जो क्रियान्विति है वह संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963 के प्रावधानों के आधार पर निर्धारित होती है और इसके अनुसार किसी संघ शासित क्षेत्र में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। फिर से समझिएगा, संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन की क्रियान्विति संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963 के प्रावधानों के आधार पर किया जाता है। और वहाँ क्या प्रावधान है कि यदि संघ शासित प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो संबंधित संघ शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। अब यहां पर देखिए, ये जो संघ शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लागू करने की बात है, तो यहां पर दो स्थितियां बनती है, या तो राष्ट्रपति स्वयं निर्णय ले या फिर संघ शासित क्षेत्र में जो उपराज्यपाल नियुक्त हैं उनके रिकमेंडेशन को आधार बनाया जाए। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में यदि राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाना है तो इसे राष्ट्रपति स्वयं निर्णय लेकर राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है, या फिर दिल्ली या पुडुचेरी में लागू करना तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल की जो सिफारिशें हैं उसको आधार बनाकर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि राष्ट्रपति संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या अन्यथा इस बात से संतुष्ट है, राष्ट्रपति स्वयं इस बात से संतुष्ट हो जाए
या फिर उपराज्यपाल के प्रतिवेदन से वह तय करे। क्या कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे संबंधित संघ शासित क्षेत्र में संविधान के प्रावधानों के आधार पर या संघ शासित प्रदेश के प्रशासन के 1991 के प्रावधानों के आधार पर शासन का संचालन करना संभव नहीं रह गया है। यानी 1991 में जो संसदीय अधिनियम तय किए गए थे उसके प्रावधानों के आधार पर यदि संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन संचालित नहीं हो रहा है तो एक कारण तो ये हो सकता है राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए। दूसरी चीज, संघ शासित क्षेत्र के समुचित प्रशासन के लिए यदि राष्ट्रपति शासन को लागू करना आवश्यक हो गया हो तो राष्ट्रपति संबंधित संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। अब अगर लागू हो रहा है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति आदेश देकर एक निर्धारित अवधि जितना वह समझे के लिए इस अधिनियम को 1991 के अधिनियम के सभी या किसी प्रावधान के संचालन को वो निलंबित कर सकते हैं। तो यह राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वह कितने समय के लिए संघ शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लागू कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है जो अनुच्छेद 239 के प्रावधानों के तहत संघ शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए आवश्यक है या उचित है। तो जो अगर लगता है कि संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाना आवश्यक है तभी वहां पर इस प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं। अब यहां थोड़ा समझना होगा दिल्ली की स्थिति क्या है। देखिए, दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और दिल्ली संघ शासित प्रदेश के प्रशासन का संचालन को हमें समझने से पहले थोड़ी सी इसकी संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना भी जरूरी होगा। तो दिल्ली की जो संवैधानिक स्थिति है या दिल्ली का गठन का जो आधार है वह वास्तव में बाल कृष्ण समिति की सिफारिशें रही है। बाल कृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली को संघ राज क्षेत्र घोषित किया गया और उसके साथ ही दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा और मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। इस समिति बाल कृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद ने 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 को अधिनियमित किया है और इसी 1991 के अधिनियम के आधार पर संविधान में कुछ नए अनुच्छेद समाहित किए गए। अनुच्छेद 239 पहले से था, नया अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए बी, साथ ही अनुच्छेद 239 बी का सृजन किया गया। नए अनुच्छेद के रूप में उसे अंतर्निहित किया गया। तो ये दिल्ली से संबंधित जो है, ऐसा नहीं कि इसको आप पूर्वी के मामले में समझ जाइएगा, ये दिल्ली से संबंधित अनुच्छेद, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। तो संसद ने अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 को अधिनियमित किया। संसद ने अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 1991 को अधिनियमित किया। इसी अधिनियम तथा अनुच्छेद 239 ए, 239 ए बी तथा 239 बी में जो प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं उसी के अनुसार दिल्ली का प्रशासन संचालित किया जाता है। यानी संघ शासित क्षेत्र दिल्ली की प्रशासन की व्यवस्था का संचालन संविधान के अनुच्छेद 239 ए, अनुच्छेद 239 ए बी और संविधान के अनुच्छेद 239 बी के तहत
जो प्रावधान निर्धारित हैं उसके आधार पर किया जाता है। अब यदि राष्ट्रपति शासन को लागू करने को हम समझें कि संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन को कैसे लागू किया जाता है, तो यहाँ पर समझना होगा कि मूल रूप से 2 संघ शासित क्षेत्र हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पर विधानसभा और मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री का पद निर्धारित है। वहाँ पर ही राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। इसमें भी दिल्ली और पुडुचेरी दोनों ही संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन को लागू करने की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें अंतर है। और अंतर क्या है? तो देखिए, जो संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी हैं, जो कि 1963 के अधिनियम से संबंधित हैं, उनमें राष्ट्रपति शासन की जो क्रियान्विति है वह संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963 के प्रावधानों के आधार पर किया जाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन को 1992 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत लागू किया जाता है। हालांकि 1991 का अधिनियम था और 292 में उसका इम्प्लीमेंटेशन संभव हुआ। तो जैसा कि हमने इसके पहले भी कहा, यदि राष्ट्रपति संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या फिर स्वयं इस बात से वो संतुष्ट हो चुका है कि किसी संघ शासित क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे संबंधित संघ शासित प्रदेश के प्रशासन को 1991 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है या 1963 के अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है। 1991 के अधिनियम का प्रावधान दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के लिए और 1963 के अधिनियम का प्रावधान पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। संघ शासित क्षेत्र के समुचित प्रशासन के लिए यदि राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाना आवश्यक हो गया है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है, तो राष्ट्रपति पुडुचेरी में 1963 के अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर और दिल्ली में 1991 के अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। अब दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाएगा उसमें अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए बी के प्रावधान प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आदेश देकर एक निर्धारित अवधि के लिए जो भी वो चाहे, यहां पर अवधि को जो है पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, एक निर्धारित अवधि जो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, एक निर्धारित अवधि के लिए वह 1963 के अधिनियम और 1991 के अधिनियम के किसी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकता है। 1963 के अधिनियम के प्रावधान को अगर निलंबित किया जा रहा है तो पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाएगा। 1991 के अधिनियम के प्रावधानों को अगर निलंबित किया जा रहा है तो इसका आशय दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लागू करने से होगा। अब यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि जैसा कि आपने एक फैक्चुअल अध्ययन किया कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन को अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के आधार पर लागू किया जाता है, लेकिन जब हम संघ शासित क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 239 है। तो अनुच्छेद 239 के जो प्रावधान है उसी के तहत संघ शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति आवश्यक और आकस्मिक कदम उठाते हुए राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। अब यदि संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया तो इसका प्रभाव क्या होगा, प्रभावों का भी अवलोकन करना चाहिए।
सबसे पहला प्रभाव होता है कि जिस भी संघ शासित क्षेत्र में, दिल्ली या पुडुचेरी में कहीं भी, यदि राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा रहा है तो सबसे पहले उस संघ शासित क्षेत्र का मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसका विघटन हो जाता है। यानी अब वह सत्ता में कार्यशील नहीं होगा। दूसरी बात, उपराज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य का प्रशासन संचालित करता है। उपराज्यपाल मुख्य सचिव और अन्य सलाहकारों या प्रशासकों की सहायता से संबंधित संघ शासित क्षेत्र में प्रशासन की गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति जो है संबंधित संघ शासित प्रदेश में जो विधानमंडल है, विधानसभा है, विधानसभा को या तो विघटित कर सकता है या निलंबित बनाए रख सकता है। कि संघ शासित क्षेत्र के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग इस दौरान क्या है कि जब संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है तो उस दौरान संबंधित संघ शासित क्षेत्र में गठित विधानसभा के जो अधिकार हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनके जो कार्य हैं, वो अब चूंकि निलंबित है, उसके समस्त अधिकार और शक्तियों का प्रयोग भारत की संसद के द्वारा किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको कि आप सबको समझना चाहिए। अब संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन को वापस कैसे लिया सकता है? तो इसके लिए राष्ट्रपति जब चाहे सक्षम है, जिस भी वक्त चाहें राष्ट्रपति शासन को वापस लेने की उद्घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें संसद पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दूसरी बात, यदि राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की घोषणा की गई हो तो इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना संसदीय अनुमोदन के ही किसी भी संघ शासित क्षेत्र में यदि राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है तो उसे वापस लिया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी संघ शासित क्षेत्र में किसी दल को स्पष्ट बहुमत है और इस आशय का प्रस्ताव यदि वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, इस विश्वास के साथ कि वह सरकार बनाने की स्थिति में है, तो निसंदेह राष्ट्रपति इस पर विचार कर सकते हैं और संघ शासित क्षेत्र में जो राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है उसे वो वापस ले सकते हैं। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन को कैसे लागू किया जाता है, वे कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनके आधार पर किसी संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन को लागू किया सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आप सब उससे अवगत हुए। साथ ही आप लोग इस बात से भी अवगत हुए कि यदि किसी संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो तमाम बातों के बारे में आपने आज क्लास अटेंड किया और विस्तार से हमने उसे समझाने का भी प्रयास किया है। तो अब तक आप लोगों ने राष्ट्रपति के पास जो इमरजेंसी पावर है, राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन अधिकार और शक्तियां हैं, उसी कड़ी के रूप में, या फिर आप कह सकते हैं कि राज्यों के स्तर पर राष्ट्रपति शासन की क्रियान्विति कैसे होती है, इसके बारे में इसके पहले क्लास में आपने अध्ययन किया। और आज की क्लास में इस बात का आपने अध्ययन किया कि जो संघ शासित क्षेत्र हैं, संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन को कैसे लागू किया जाता है, विस्तार से चर्चा हुई। और देखिए, हमारा प्रयास है कि चूँकि आप सब सीरीज में अध्ययन कर रहे हैं, सबसे पहले जो नेशनल इमरजेंसी की बात है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कैसे होती है, उसका आधार क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसका प्रभाव क्या होता है, एक अलग से क्लास में आप लोगों ने अध्ययन किया है। दूसरी बात, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को कैसे लागू किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आप सब पुराने जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। और आज जो आपने अध्ययन किया वो संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन को लेकर था। इसी प्रकार जैसा कि हमने पहले भी अनाउंस कर रखा है कि आप लोगों को एक बड़ी समस्या होती है प्रैक्टिस करने को लेकर। और देखिए, जब तैयारी आप करते हैं तो तैयारी करने के संदर्भ में
केवल टेक्स्ट मैटर और कंटेंट का ही अध्ययन नहीं करने की आवश्यकता होती है। टेक्स्ट मैटर कंटेंट का अध्ययन तो जरूरी है ही, क्योंकि इसी से आपका नॉलेज को विस्तार मिलता है। लेकिन जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, यानी जो भी कंटेंट आपने अध्ययन किया उससे रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं, आयोग ने कौन कौन से टॉपिक से अब तक प्रश्न पूछा है, आगे की क्या संभावना हो सकती है, इन सब के बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता होती है। तो इसी वजह से हमने प्लान किया है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमारी संस्थाएं आपकी प्रैक्टिस के लिए समर्पित है, तो कंप्लीट प्रैक्टिस का पैकेज जो है मैं लॉन्च कर रहा हूं, और साथ ही आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से विगत वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अब तक राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न का हम विश्लेषण करेंगे, उनका सही उत्तर क्या हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे। तो इस ऐसे क्लास को भी जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आगे भी इसी प्रकार जो है किसी विशेष टॉपिक पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप निरंतर अध्ययन में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।